तो हेडिंग है आपका स्क्वायर वेल पोटेंशियल, और ये बॉक्स बना लेना है आपको, बना लीजिए। थोड़ा सा आप लोग एक्टिव रहिए ना तो फटाफट काम हो जाएगा। जरा देखिए, स्क्वायर वेल पोटेंशियल आपने नाम लिखा है। स्क्वायर मतलब हमारे पास जो पोटेंशियल फील्ड है उसका शेप स्क्वायर होना चाहिए। वेल मतलब कुआं, मतलब एक सरफेस बना दीजिए और इसमें गहराई, ये जो गहरा भाग है इसे हम कुआं कह रहे हैं, और इसमें एक पोटेंशियल रखा गया है। कितना पोटेंशियल लिखा है? माइनस वी नॉट। तो स्क्वायर वेल पोटेंशियल मतलब ये फिगर जो आपको दिया गया है, इस फिगर में आपको क्या करना है, किसी भी पार्टिकल का बिहेवियर चेक करना है। ठीक है, तो हमने मान लिया है कि यहाँ पर दो बाउंड्री दी गई है। फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन दिया गया है। फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन साई 1 दिया गया है और पोटेंशियल फील्ड 0 दिया गया है। सेकंड रीजन में वेव फंक्शन साई 2 दिया गया है और पोटेंशियल माइनस वी नॉट दिया गया है। थर्ड रीजन में वेव फंक्शन साई 3 दिया गया है और पोटेंशियल 0 दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आप इसे क्वेश्चन मान लीजिए, या इसके नीचे हम लोग हाइट ऑफ बैरियर पोटेंशियल रख दिए हैं, आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि हम अगर कहें कि ये आपका क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया, तो इसी क्वेश्चन पर आपको अब सारे काम करने हैं। ठीक है, तो आपने हेडिंग लिखकर फिगर बना लिया है, तो आगे हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसमें। लिखिए, लिखिए इसमें, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m, स्मॉल m बनाइएगा, पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, मूविंग अलोंग, moving along x axis, moving along x axis through a potential, through a potential barrier of height, of height given by, given by, ये लिख लीजिए, ये आपका हाइट दे दिया गया है, इसे लिख लीजिए। देखिए एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में ओनली दे देगा स्क्वायर वेल पोटेंशियल, ये पोटेंशियल फील्ड आपको याद रखना है। ठीक है, क्या लिखा है? v मतलब पोटेंशियल, x मतलब अलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं। v ऑफ x, पोटेंशियल फील्ड 0 है कब? जब हमारे पास x की वैल्यू लेस देन 0, मतलब 0 से जब छोटी या बाउंड्री पर हम क्या देखेंगे, 0 से छोटी या बाउंड्री पर हम देखेंगे पोटेंशियल फील्ड 0 है। एक्स की वैल्यू जब 0 से बड़ी और 8 से छोटी है, मतलब इस बाउंड्री के अंदर पूरा, ठीक है, क्या है, पोटेंशियल माइनस वी नॉट है। और इस बाउंड्री के बाहर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, बाउंड्री पर और बाउंड्री के बाहर पोटेंशियल कितना है? 0 है। ठीक है, मतलब जो फिगर है उसको हमने बाई पोटेंशियल फील्ड यहाँ पर लिख दिया है। ये हो गया आपका। यस सर। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, सेम वही काम करना है जो हमने अपने पोटेंशियल स्टेप में किया था। ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल स्टेप जो डेरिवेशन या जितने पेज का डेरिवेशन गया था उसमें सिर्फ एक बाउंड्री थी, x इक्वल टू 0। यहाँ पर दो बाउंड्री है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a। तो जितना आपका गया था डेरिवेशन उससे कम से कम 2 पेज एक्स्ट्रा लेके जाएगा ये x इक्वल टू a के कारण। ठीक है, हालांकि हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना छोटा हो सके तो छोटा लेके चलेंगे, बहुत बड़ा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आ जाएगा ना तो 9 नंबर देके जाएगा ये। ठीक है, इकट्ठा। तो 9 नंबर का आपका जो क्वेश्चन भी होता है वो इस तरीके के क्वेश्चन भी बनाते हैं कि कम से कम आपके 4 से 5 पेज तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो प्रयास करते हैं कि सिंपली हो जाए। ठीक है, प्रोसीजर पूरा का पूरा वही है जो आपने पोटेंशियल स्टेप में यूज किया था, पूरा प्रोसीजर यहाँ पर वही मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
हाँ भाई, जरा बोर्ड पे देखिए क्या करना है, बस वही सेम काम। हमने सबसे पहले जनरल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखते थे, तो हमने यहाँ पर देखिए जनरल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा है टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में। क्या है? डी टू साई बाई डी एक्स टू प्लस टू एम ई माइनस वी साई बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अब हमें फर्स्ट रीजन में लिखना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फर्स्ट रीजन में, तो फर्स्ट रीजन में क्या होगा, तो हमने देखा है फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन साई वन है और पोटेंशियल v की वैल्यू 0 है, तो क्या होगा डी टू साई वन बाई डी एक्स टू प्लस टू एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई वन इक्वल टू 0। देख लीजिए सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलो भैया, ठीक है ना? अरे थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाओ भैया। यस सर यस। चलिए ठीक है। ठीक, तो वैसे ही सेम हम सेकंड रीजन के लिए करेंगे। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन सेकंड रीजन। सेकंड रीजन में वेव फंक्शन साई टू है, तो यहाँ पर बस साई टू पुट कर दिया। टू एम पोटेंशियल फील्ड माइनस वी नॉट है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस वी नॉट साई टू इक्वल टू 0। और वैसे ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन थर्ड रीजन लिख लिया है टी टू साई थ्री बाई डी एक्स टू प्लस टू एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई थ्री बराबर 0। इक्वेशन नंबर 5 तक कर लीजिए इसे। के बाद हमने क्या किया था वहां पर पोटेंशियल स्टेप में, अंडर रूट टू एम ई को पी वन मान लिया था और अंडर रूट में टू एम ई प्लस वी नॉट को पी टू मान लेंगे। बस ये भी सॉल्व और ये भी सॉल्व हो जाएगा। सर सेकंड सर फोर्थ वाला इक्वेशन समझा दिए सर। जरा बोर्ड पे देखिएगा, हमने क्या किया है, मान लिया है सॉल्व करने के लिए अंडर रूट टू एम ई को पी वन मान लिया है और अंडर रूट में टू एम ई प्लस वी नॉट को पी टू अगर मान लिया है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो हमारे पास दिया गया है, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, डी टू साई वन बाई डी एक्स टू प्लस अंडर रूट में यहाँ पर टू एम ई था, तो यहाँ पर टू एम ई की जगह पी वन का स्क्वायर कर लिया है बाय एच क्रॉस स्क्वायर साई वन इक्वल टू 0। यहाँ डी टू साई बाई डी एक्स टू पी टू स्क्वायर बाय एच क्रॉस स्क्वायर साई टू इक्वल टू 0। क्यों पी टू? क्योंकि यहाँ पर टू एम ई प्लस वी नॉट दिया था। ठीक है, तो पी टू का स्क्वायर कर देंगे, पी टू का स्क्वायर आ गया। और यहाँ थर्ड रीजन में डी टू साई थ्री बाई डी एक्स टू प्लस पी वन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्ड रीजन में भी क्या था, टू एम ई था, तो पी वन स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई थ्री इक्वल टू 0। देख लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं ना है? नहीं सर। चलिए, तो बस क्या हुआ, तीनों हमारे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गए। हम पहले जनरल सोल्यूशन मान लेंगे, द जनरल सोल्यूशन ऑफ अबोव थ्री डिफरेंशियल इक्वेशन। एक जनरल सोल्यूशन दे देंगे, वैल्यू हमें बिल्कुल नहीं पता होगी, ठीक है, कांस्टेंट की। फिर बाद में क्या करेंगे, वही बाउंड्री कंडीशन लगाकर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल कर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ बताइए, लिख लीजिए बाकी लोग, पता है? बाकी लोग लिख लें। बोलो भैया, तो टू एम ही दिया है भैया, तो टू एम को पी वन ही ना माना है हमने, तो हमारे पास अंडर रूट टू एम को पी वन माना है, तो टू एम को पी वन का ही स्क्वायर लिखेंगे, ऑब्वियस ही बात है।
क्योंकि फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में आपके पास सेम वैल्यू है, इसलिए दोनों जगह P1 आया है। गौरव, अपना माइक बंद कर दो यार। चलिए, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो आपके पास 6, 7, 8 थे, उनके जनरल सोल्यूशन हमने मान लिए। देखिए 3 जनरल सोल्यूशन हमने माने हैं, अभी हमें रियल वैल्यू इसकी नहीं पता है। क्या माना गया है? देखिए फर्स्ट रीजन वाले के लिए या फिर इक्वेशन नंबर 6 वाले के लिए हमने साइन एक्स लिया है, a1 e के पावर आई p1 x बाई एच क्रॉस प्लस b1 e के पावर माइनस आई p1 x बाई एच क्रॉस। यहां पर a1 क्या दिखाता है? यहाँ a1 दिखाता है इंसिडेंट वेव। देखिए जरा, हम यहाँ पोटेंशियल फील्ड बना देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, x बराबर 0, x बराबर a। यहाँ a1 दिखा रहा है, ये जो पार्टिकल है इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड दिखा रहा है a1, ठीक है। बस और इसको पास कर दे रहे हैं। देखिए जरा, a1 क्या दिखा रहा है? इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है। टकराने के बाद जो पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है उसे हम b1 से दिखा रहे हैं, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड दिखा रहा है। a2 क्या दिखा रहा है? फर्स्ट रीजन से सेकंड रीजन में जाने वाले वेव का एम्पलीट्यूड a2 दिखा रहा है। b2 क्या दिखा रहा है? यहां पर टकरा कर वापस जाने वाले वेव का एम्पलीट्यूड b2 दिखा रहा है। a3 क्या दिखा रहा है? थर्ड रीजन में जाने वाले, ट्रांसमिट होने वाले वेव का एम्पलीट्यूड दिखा रहा है। और b3 क्या दिखा रहा है? थर्ड रीजन में रिफ्लेक्ट होकर वापस आने के लिए। तो हम जान रहे हैं कोई बाउंड्री नहीं है, यानी b3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारी बात क्लियर है? ठीक है ना? Yes, sir. जैसे उसमें लिखा गया था सेम वही प्रोसीजर है इसमें, बस 2 बाउंड्री कर दिया है, फर्क बस इतना ही है। चलिए, तो पहले आप इसको लिख लीजिए और बाई लैंग्वेज हम इन सब a1 a2 a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये सब, हाँ, इन सब की वैल्यू की को हम लिख पाएंगे। पहले इसे कर लीजिए। हो गया। इंसिडेंट वेव अलोंग एक्स एक्सिस, देखिए यहाँ पॉजिटिव एक्सिस है, एक्स के आगे पॉजिटिव सिंबल है, तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखा रहा है इन फर्स्ट रीजन। बाय जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट दिखा रहा है रिफ्लेक्टेड वेव, किस कहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है? x इक्वल टू 0 वाली बाउंड्री से अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक। आगे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 का आरएचएस का फर्स्ट पार्ट है, ये दिखा रहा है ट्रांसमिटेड वेव फ्रॉम फर्स्ट रीजन टू सेकंड रीजन, वाइल जो सेकंड पार्ट है ये दिखा रहा है रिफ्लेक्टेड वेव, कहां से? x इक्वल टू a से अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर 11 में देखेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसमिटेड वेव फ्रॉम सेकंड रीजन टू थर्ड रीजन, और यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिफ्लेक्टेड वेव इन थर्ड रीजन। लेकिन हम जानते हैं x इक्वल टू a के बाद कोई और बाउंड्री नहीं है, तो कोई भी वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आएगा, इसलिए b3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इतना ही बाय लैंग्वेज लिख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, लिखिए, इसमें लिखेंगे, लिखिए फर्स्ट पार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ RHS of equation 9 represent incident wave along positive x-axis in first region. Second part, while second part represent reflected wave
from x equal to 0. Yeah, in first reason. Okay, full stop, पैराग्राफ चेंज. आगे लिखिए, the first part of RHS of equation 10 represent transmitted wave from first region to second region, while second part represent reflected wave at x equal to a in second region. सर क्या बोले पीछे? At x equal to a in second region. फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके देखिए, द फर्स्ट पार्ट ऑफ RHS of equation 11 represent transmitted wave from second region to third region, while the second part represent reflected wave in third region. फुल स्टॉप, नीचे वाली लाइन से, since there is no any discontinuity हो गया in third region apart from x equal to a. So no wave will reflect इन थर्ड रीजन से फिर से in third region. आगे है, so no wave will reflect. सर अपार्ट फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए भी है ना बीच में? थर्ड रीजन x equal to a लिखवा दिए थे, ठीक है. उसका लिखिए, so no wave will reflect back in third region. So B3 becomes 0. So equation 11 becomes question number 12.
ये लिख लीजिए साई 3x इक्वल टू a3 e के पावर I p1x बाई h क्रॉस, इक्वेशन नंबर 12। यहां तक लिख लीजिए। हो गया।